2017 में जीएसटी आया और इस साल आया जीएसटी 2.0। तो क्या फ़र्क है इस नए वर्जन में? इसने आम इंसान को कहीं बेनिफिट करा है, कहीं इजी एक्सेस करी है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर टैक्स पॉलिसी जो है वो एक पॉलिसी होता है। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ आप 35% टैक्स ही समझिए। 35% अगर मैंने 100 रुपये कमाए, उस पर मैंने पहले 35% टैक्स दिया, मेरे पास 65 बचे। अब मैं जब 65 रुपये से उस किसी एक गाड़ी को खरीदने चाहता हूँ और मुझे उसमें कोई बोले कि इस 65 रुपये की गाड़ी में 30 रुपये सरकार को टैक्स जा रहा है और 35 रुपये की गाड़ी खरीद रहे हैं, या इसको ऐसे समझिए कि 35 रुपये की गाड़ी खरीदने के लिए मुझे 100 रुपये कमाने हैं, तब मैं वो 35 रुपये की गाड़ी खरीद सकता हूँ इस देश में। अगर आप दुबई में जाएंगे वो आपको 35 की मिल जाएगी। हाँ। किसी भी मैच्योर इकोनॉमी को इनकम जनरेटर्स को प्रमोट करना है। जब आप इनकम जनरेटर्स को हैवी टैक्सेशन के अंदर ले आते हैं तो एक वो डीमोटिवेटिंग इफेक्ट होता है। आज यूएस या यूके में जो 30 से 40% टैक्स पे कर रहा है, उसकी बच्चे की स्कूलिंग भी फ्री है, उसका मेडिकल भी फ्री है। क्योंकि जीएसटी इज ट्रांसपेरेंट, सीमलेस, पेपरलेस, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट्स for all big manufacturers and big companies. As I said, GST is a real boon insofar as all big businessmen are concerned. एक डिजिटलाइज सिस्टम होने के बाद भी लाखों करोड़ों की चोरी पकड़ी जाती है जीएसटी में। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, insofar as टैक्स चोरी इज कंसर्न्ड, सिस्टम एक ऐसा जरिया है जो टैक्स चोरी अलाउ करता है, इसलिए क्योंकि टैक्स चोरी हो सकती है इसलिए टैक्स चोरी होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि सिस्टम को आप पर से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आज हम एक ऐसे टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो शायद हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बिजनेस एंटिटी हों, टैक्स प्रोफेशनल हों या कंज्यूमर। और हमारी इस प्रॉब्लम को डीकोड करने आ रहे हैं हमारे साथ मिस्टर संदीप चिलाना, who leads Chilana law firm, leading to litigation cases which deals in customs, income tax and GST. Mr. Sandeep Chilana ji, welcome to the show. Thank you so much. I'm so fortunate to have you. So kind of you. Thank you so much. हर सैलरी स्लिप पे इनकम टैक्स मेंशन्ड होता है और हर बिल पे जीएसटी। क्या फर्क है दोनों में? दोनों ही तो गवर्नमेंट को जाते हैं। एक आम पर्सन के लिए दोनों टैक्सेस में क्या फर्क है? देखिए, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों अलग अलग तरह के टैक्स हैं। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो हम जो भी कमाते हैं उसमें से गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जो भी इनकम हमें होती है या जो भी इनवॉइस आप रेज कर रहे हैं पैसे लेने के लिए, उस पे आप इनकम टैक्स पे करते हैं। दो इनकम टैक्स इनवॉइस रिलेटेड नहीं होता, टोटल इनकम रिलेटेड होता है, पर वो आपकी कमाई के ऊपर टैक्स है। जीएसटी ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सरकार आपसे इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है। जो भी खर्चा आप करते हैं उस खर्चे के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स अब आज की डेट में जीएसटी के रूप में सरकार कलेक्ट करती है। दोनों अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, पर दोनों ही टैक्सेस आपकी कमाई से ही जाते हैं। सो दोनों का पर्पस अलग अलग है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि जो कम कमाता है वो कम टैक्स पे करता है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स पे करता है, जो बहुत कम कमाता है वो टैक्स पे ही नहीं करता। आज की डेट में अगर आप देखें तो आने वाले साल में 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। 12 लाख से ऊपर फिर 10%, 20%, 30% और सेस मिला के एट सम स्टेज 40% तक टैक्स चला जाता है। सो ये सोशलिस्ट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स है। Whereas indirect टैक्स न्यूट्रल है, चाहे अमीर आटा खरीदे चाहे गरीब आटा खरीदे, अगर आटा के ऊपर टैक्स है तो वो टैक्स उतना ही देगा। चाहे गरीब दवाई खरीदे चाहे अमीर दवाई खरीदे, उस दवाई को बराबर ही टैक्स देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। एक एंड यूजर पे करता है, वी कैन से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हाँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स टैक्स पॉलिसी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जीएसटी डेफिनेटली एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब होता है कि जो चीज जहां कंज्यूम हो रही है वहां के स्टेट को उसका टैक्स मिलेगा। अब इसको अगर आप समझना चाहें तो 2017 से पहले हम जब एक्साइज और वैट के रिजीम में थे तो वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। अगर आपके यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और आपके यहाँ सामान बनता है तो उस स्टेट को ज्यादा टैक्स मिलता था, क्योंकि गुड्स का ओरिजिन वहां से होता था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में वही फॉर्मूला चेंज हो जाता है और जिस प्रदेश में ज्यादा कंजम्पशन है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, उसको ज्यादा टैक्स मिलेगा
और ये एक इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी के तहत है. सो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बट डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इज रेलिवेंट फॉर किस स्टेट को पैसा मिलेगा, नॉट किस स्टेज पे पैसा दिया जा रहा है. तो अगर एक प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हुआ और कंजम्पशन दिल्ली में हुआ तो टैक्स किसको मिलेगा? चलिए, आज की डेट में जीएसटी लॉस के अंदर अगर सामान कहीं भी बने, जिस प्रदेश में उसका उपभोग होगा, कंजम्पशन होगा, टैक्स उस प्रदेश को मिलेगा. जीएसटी के भी कुछ पार्ट्स हैं, बिल्कुल, आप GST थोड़ा एक्सप्लेन करें. जरूर. देखिए, जीएसटी आज की डेट में एक डुअल टैक्स है. डुअल टैक्स मतलब एक ही टैक्स के दो हिस्से हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी. सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है जीएसटी पे. वैसे ही दूसरा हिस्सा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हर प्रदेश में लगता है और हर प्रदेश का वो हिस्सा है. अगर हम कहते हैं कि हम कोई चीज खरीदने गए, उसमें हमने 18% जीएसटी दिया, उस 18% में से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से का है और 9% स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से का. ओके. इसीलिए जीएसटी को डुअल लेवी कहा जाता है. और आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी देखिए दोनों का संगम है, कंसोलिडेशन है. सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है सिर्फ उस ट्रांजैक्शन पे जो एक प्रदेश के अंदर होती है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं. पर यही ट्रांजैक्शन अगर दो स्टेट्स के बीच में होती है, अगर किसी ने सामान दिल्ली से बॉम्बे भेजा, तो उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है. दोनों का टोटल करके 18% लगता है. उस टैक्स का नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. टैक्स वही है, फॉर्म अलग है. अब फॉर्म अलग होने से ऑब्वियसली उसके और औपचारिकताएं बदल जाती हैं कि वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट पहले इकट्ठा करती है, फिर स्टेट्स को उसमें से उनका हिस्सा देती है. वो सब औपचारिकताएं अलग हैं. बट आईजीएसटी इज जीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके. अब 2017 में जीएसटी आया और इस साल आया जीएसटी 2.0. तो क्या फर्क है इस नए वर्जन में? इसने आम इंसान को कहीं बेनिफिट करा है, कहीं इजी एक्सेस करी है? देखिए, जीएसटी 2.0 कोई नया टैक्स नहीं है, ना कोई टैक्स में नया स्टैट्यूटरी बदलाव हुआ है. जीएसटी 2.0 एक गवर्नमेंट की पहल है जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की. जब हम जीएसटी में आ रहे थे उस वक्त बहुत इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रीजंस की वजह से हमें बहुत सारे जीएसटी के रेट्स रखने पड़े. 0.5%, बहुत स्लैब्स थे, बहुत कंफ्यूजन था. 5%, 12%, 18%, 28%, फिर उसके ऊपर सेस मैक्सिमम 40%. बट जब किसी भी टैक्स लॉ के अंदर बहुत सारे टैक्स रेट्स होते हैं तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है और बहुत लिटिगेशन भी होती है. अब आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि ब्रेड पे डिफरेंट टाइप के रेट्स हैं. ब्रेड के ऊपर ये क्रीम लगा दी तो उसका रेट बदल गया. पापड़ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के रेट हैं. मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के रेट हैं. इससे क्या होता है कि एक तो बिजनेसमैन की लालसा रहती है लोअर टैक्स स्लैब में रहने की, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन होता है टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज जिसको वो समझते हैं, मगर कई बार उससे टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है. आप टैक्स की चोरी करने लगते हैं चाहते हुए भी नहीं, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं. इन सब से लिटिगेशन बढ़ती है. तो लिटिगेशन करने के लिए बिजनेसमैन का तो पैसा लग ही रहा है, सरकार का भी पैसा लग रहा है. इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्ट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अपील्स हैं. इन सबको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 में एक 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर बनाया. 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक 5% का रेट है और एक 18% का रेट है. नॉर्मल रेट यही है. जो भी मास कंजम्पशन की आइटम है, जो भी डेली यूज की आइटम है, वो सब 5% में है. जो भी बाकी रेगुलर आइटम है, मिसलेनियस आइटम है, सब 18%. अब हम इसको 2 टियर टैक्स बोलते हैं, मगर एक्चुअली 2 टैक्स रेट के टैक्स नहीं है, 4. एक 0% भी है, क्योंकि जो भी दवाइयां हैं एसेंशियल, जो भी एसेंशियल कॉमोडिटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आटा, दाल, चावल, फूले, लूज है, वो सब एग्जेम्प्ट आइटम्स है. तो एक हो गया 0% एग्जेम्प्ट, जो बेयर एसेंशियल आइटम्स हो गई. एक हो गया 5% मास कंजम्पशन, 18% रेगुलर रेट, और इसके ऊपर हमने एक रेट और रखा 40% का रेट, जिसको हम कहते हैं सिन गुड्स का रेट. अब सिन गुड्स का रेट क्या है कि सरकार का मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एब्सोल्यूट लग्जरी है.
उन एब्सोल्यूट लग्जरीज पे 40% टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। उसमें उन्होंने रखा लंबी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, कोक पेप्सी जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, इस तरह की कुछ सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, उस तरह की कुछ आइटम्स हैं। अभी इन कैटेगरीज या हायर रेट ऑफ कैटेगरीज से बहुत सारी आइटम, पहले 28% की कैटेगरी में बहुत आइटम्स थी, जैसे टायर हो गया, बहुत सारी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां भी होगी, उन सबको निकाल के वापस 18% कर दिया गया। 28% वाले को 40% कर दिया गया। बट 40% में अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत लिमिटेड है। 99% प्रोडक्ट्स जो है वो 5 और 18% वाली कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। कुछ एसेंशियल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, पेट्रोल, सीएनजी, ये एग्जाम्प्टेड है। अगर आपको क्या लगता है इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, इससे हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन चेंज होगा? नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इन सो फार है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में जीएसटी के अंदर है, पर एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। और इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बेसिक नेसेसिटी, आज की डेट में पानी, बिजली बेसिक नेसेसिटी है, उस पर जीएसटी डायरेक्टली नहीं लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, इंटरनली कहीं ना कहीं जीएसटी की कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी में वैसे आती है। कैसे आती है? देखिए, जैसे अगर एक पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए कोयला खरीदा जाता है, उस कोयले पे 5% जीएसटी। अब वो 5% तो कॉस्ट के अंदर आ गया, उसका कोई क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। तो जब बिजली बनाने वाली कंपनी अपने बिजली का रेट निकालेगी, तो उसमें जो उसने 5% कोल के ऊपर जीएसटी दिया, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड करेगा। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया जहां कोई चीज जीएसटी सब्जेक्ट मैटर के अंदर है, उस पर जीएसटी लगता नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल या पॉलिसी डिसीजन है कि इसको एग्जेम्प्ट रखें। अब आते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। जब हम जीएसटी ला रहे थे 2017 में, और जेटली साहब उस वक्त नेगोशिएट कर रहे थे स्टेट से अपनी, he was a great man who was negotiating with different states to convince them that GST is the right thing to do. स्टेट्स भी इतने आराम से मान नहीं रहे थे, क्योंकि उनका प्राइमरी रेवेन्यू जो था वो वैट से आता था। उस वक्त उन्होंने स्टेट्स को कन्विंस किया कि हम ऐसा करते हैं कि एक तो शराब को हम हमेशा जीएसटी से बाहर रखेंगे, आप उस पे जब चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें टैक्स लगाएं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज परमानेंटली आउटसाइड जीएसटी, अनलेस ऑब्वियसली कि ये एक और नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। पर जहां तक पेट्रोल, डीजल वगैरह का सवाल था, एक डिसीजन था कि 5 साल तक हम इसको अभी नहीं लाएंगे, 5 साल के बाद इसको जीएसटी में लाएंगे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए। 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर अभी तक कंसेंसस नहीं है। और कंसेंसस इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कंफर्ट स्टेट्स को चाहिए था अपने रेवेन्यू से रिलेटेड, वो अभी वो अचीव नहीं कर पाए, वो यूज टू नहीं हो पाए। पर मेरा ऐसा मानना है, सूनर और लेटर पेट्रोल, डीजल को फॉर द वननेस ऑफ द मार्केट आना ही पड़ेगा। इंक्लूड 1 साल 2 साल। आज की डेट में आप देखें, किसी स्टेट में 20% वैट लगता है पेट्रोल पे, किसी में 25 लगता है, किसी में 40। रेट डिफरेंट हो जाते हैं। कहीं आप बॉर्डर पार करेंगे तो कहीं पर 70 का है, वही आइटम कहीं पर 80 की है। उसको इंक्लूड करा ही नहीं है, तो वन नेशन वन टैक्स वाला तो पॉलिसी आई ही नहीं। बहुत मेजर इशू है और थोड़ा सा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, क्योंकि सभी स्टेट्स को साथ लेके चलना है और सभी स्टेट के कंसेंसस से ही हो सकता है। और स्टेट्स अभी रेवेन्यू लॉस से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्पेशली कॉम्पनसेशन की जो कमिटमेंट थी सरकार की, वो खत्म हो गई है। तो उससे इतना जीएसटी कलेक्ट होता है। देयर हैज बीन इंक्रीज इन कलेक्शन। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, आई वाज चेकिंग द स्टैट्स, और उसके बाद भी सरकार के खजाने टाइट हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए हम वापस जाते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स की, जो बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब क्या है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है और जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वहां लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा स्टेट को जीएसटी आएगा। इसीलिए यूपी, बिहार, जहां पर अपना कोई प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी उनके जीएसटी कलेक्शन जो है वो अच्छे हैं। क्यों है? क्योंकि वो वहां कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादा है। ठीक है। अब बात आती है सरकार के खजाने की। सरकार, आप ये समझिए कि कंपनसेशन नहीं दे पा रही है। 18% में से 9% तो सरकार का जीएसटी
स्टेट का जीएसटी है, बाकी 9% सेंट्रल का चला गया। जीएसटी है। सिमिलरली 18% आईजीएसटी में से 9% स्टेट का है, मगर वो सीधा स्टेट के पास नहीं आता, पहले वो सेंटर के पास जाता है। उस आईजीएसटी के 18% में से 9% एक तो स्टेट को मिलना है। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जो भी सेंटर के सेंट्रल टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ वो अब चला, हाँ पर लोग तो हम सब स्टेट्स में रह रहे हैं, तो वो पैसा तो हम ही लोगों का है। उसका एक डेवोल्यूशन का मेथड है, एक प्लानिंग कमीशन हर समय समय पर एक मैकेनिज्म या फॉर्मूला निकालती है। जैसे आज की डेट में जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसका 41% वापस स्टेट्स को देना होता है। उस 41% को 29 स्टेटों में बांटना है। उस बांटने का एक सिस्टम है कि वो कैसे बढ़ता है, पॉवर्टी, फॉरेस्ट, बहुत सारे क्राइटेरिया उसके बेसिस में बढ़ता है। अब क्या हो रहा है कि कुछ समय से इस डेवोल्यूशन में कुछ डिले है, जिसकी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि स्टेट की हालत खराब है, स्टेट के फाइनेंसेस टाइट है, स्टेट की, क्योंकि स्टेट की इंडिपेंडेंट फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि जीएसटी जो 9% आता है सिर्फ वही अपने पास आता है, या शराब का रेवेन्यू आता है, या वैट आ रहा है जो पेट्रोल डीजल से आ रहा है। इसके अलावा बाकी रेवेन्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने हैं वो सेंटर की फ्लेक्सिबिलिटी पे होते हैं, वो आगे पीछे भी होते हैं, और सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। उस वजह से कई स्टेट्स की ये कंप्लेन रहती है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट है रिलीज ऑफ फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्हाट डू यू थिंक कि अदर स्टेट्स को बोरो करने पड़ते हैं पैसे, तो ऐसे में सेंट्रल और स्टेट के कुछ रूल्स रिफॉर्म होने चाहिए, देखिए उससे कुछ बेटर होगा। मेरा ये मानना है कि हमें we are going through that phase where states have to become more fiscally prudent. States have to understand that what is their, एक घर का बजट है, हम एक घर का बजट चलाते हैं, हमें पता है कितना पैसा आता है, कितना खर्च होता है, कितना हम बाहर से ले सकते हैं और वापस भी कर सकते हैं। स्टेट्स जो फिजिकली रिस्पॉन्सिबल हैं वो सब ठीक, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। समस्या वहीं उन्हीं स्टेट्स में जहां फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और रिसोर्सेज और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन कम है। तो मुझे लगता है मैकेनिज्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू अ लिटिल बेटर इन टाइमली रिलीज ऑफ पेमेंट टू द स्टेट्स इन सो फार एज द सेंट्रल टैक्सेस इज कंसर्न। बाकी अपने आप स्टेट्स को फिजिकली इंडिपेंडेंट बनना है, अपने रिसोर्सेज को बेटर यूज करना है। और कुछ स्टेट्स में जेन्युइन है, जहां जो स्टेट्स छोटे हैं, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है, जहां जो प्रिजर्व्ड एरियाज हैं, उन सब के लिए ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग स्कीम्स लानी चाहिए और वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करती है। बट आई डोंट थिंक कोई मैसिव फाइनेंशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आज की डेट में हमारी कंट्री में जरूरत है। कुछ प्रोडक्ट्स तो एग्जाम्प्टेड है, पर लग्जरी गुड पे 40% टैक्सेस है। क्या ये प्रेशर है या फेयर है उनके साथ? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर टैक्स पॉलिसी जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन भी होता है, और पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी सीन टुगेदर अगर हम देखेंगे कि जो हमारी देश की स्थिति है, परिस्थिति है, गरीबी है, या वास्ट डिवाइड इन इनकम लोगों में है, कोई भी टैक्स पॉलिसी इसको देखते हुए और इससे रिलेटेड इसकी पॉलिटिक्स देखते हुए डिसाइड होती है। सो ऑब्वियसली जो चीज़ें ऐसी हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद को चाहिए, उस पे सरकार अगर उसी रेट पे टैक्स कलेक्ट करे जिस पे वो मर्सिडीज़ या किसी और गाड़ी पे कर रही है, वो एक लॉजिकल और या फेयर नहीं है। सो इसीलिए जो रेट डिसाइड करने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें डिसीजन ऐसे होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो शायद अमीर भी कंज्यूम करते हों पर गरीब भी कंज्यूम करता है। आटा है, अगर आप एक आटा देखें, आटा हर आदमी या चावल हर आदमी खा रहा है, अमीर हो या गरीब हो, पर अमीर को उस पर टैक्स देने में खलेगा नहीं, गरीब को बहुत खलेगा, इसीलिए उसको एग्जेम्प्ट रखा जाता है। जहाँ तक लग्जरी गुड्स की बात है, हालांकि ऑब्वियसली देखिए एज अ टैक्स पेयर मुझे भी ख़राब लगता है कि मैं पहले अपनी इनकम पर आज की डेट में
अप्रॉक्सीमेटली 40% टैक्स दे रहा हूँ एजुकेशन सेस वगैरह मिला आई के। थिंक 60% जो हाई एंड वाले हैं 30% के स्लैब में डायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं इनकम टैक्स। देखिए 30% भी एक्चुअली एक धोखा है, क्योंकि आप ये समझिए कि एक लेवल के बाद वो 30% पे भी रुकता नहीं है। पहली बात तो 30% के पास भी सरचार्ज और सेस लगने के बाद वो 35% तक पहुंच चुका होता है। True. उसके बाद अगर आप एक और थ्रेशोल्ड पार कर लेते हैं तो वो 42% के आसपास पहुंच जाता है। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ आप 35% टैक्स ही समझिए। 35% अगर मैंने 100 रुपये कमाए, उस पर मैंने पहले 35% टैक्स दिया, मेरे पास 65 बचे। अब मैं जब 65 रुपये से उस किसी एक गाड़ी को खरीदने चाहता हूँ और मुझे उसमें कोई बोले कि इस 65 रुपये की गाड़ी में 30 रुपये सरकार को टैक्स जा रहा है और 35 रुपये की गाड़ी खरीद रहे हैं, या इसको ऐसे समझिए कि 35 रुपये की गाड़ी खरीदने के लिए मुझे 100 रुपये कमाने हैं, तब मैं वो 35 रुपये की गाड़ी खरीद सकता हूँ इस देश में। अगर आप दुबई में जाएंगे वो आपको 35 की मिल जाएगी। हाँ। तो बहुत ही ड्रेस्टिकल साउंड करता है और लगता भी है कि फेयर नहीं है, पर रियलिटी है। आई थिंक यूएई तभी ग्रो कर रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए टैक्स किसी भी मैच्योर इकोनॉमी को इनकम जनरेटर्स को प्रमोट करना है। जब आप इनकम जनरेटर्स को हैवी टैक्सेशन के अंदर ले आते हैं तो एक वो डीमोटिवेटिंग इफेक्ट होता है। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है टैक्स पेयर्स के साथ? टैक्स हर कोई जो कमा रहा है वो पे करना चाहता है। जिसके पास, देखिए सैलरीड के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका कट के आता है। जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं, खुशी से टैक्स पे कर रहे हैं, पर कोई चॉइस भी तो नहीं है। what are they getting in the return is something which the government thinks, and मोदी जी ने एक दो बार इस बारे में बोला भी है। आई थिंक हाई टाइम है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, आप जो एटलीस्ट, मेरा मानना है कि जो साल में 10 लाख से ज़्यादा टैक्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं लिमिटेड लोग होंगे इस देश में जो साल में 10 लाख से ज़्यादा दे रहा है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ बेसिक प्रिविलेजेस तो हों। आपसे बात करते हुए मेरे को याद आ रहा है व्हेन वी वर इनटू स्कूल, तब न्यूज़पेपर में बहुत ब्रेन ड्रेन का आता था। और मैं अब देखा जाए हमारा देश छोड़ के इधर यूएई की तरफ बहुत पॉपुलेशन मूव हो रही है, नॉट फ्रॉम इंडिया, जर्मनी, यूरोप से भी लोग उधर मूव हो रहे हैं और उनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत बेटर है हमसे। देखिए हमेशा वो ऐसी कोई भी जुरिस्डिक्शन जहाँ पर ज़ीरो टैक्स है या बहुत लिमिटेड टैक्स है, दैट्स अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर एनीवन, स्पेशली इन दिस नोमैड इकोनॉमी, जहाँ पर आप कहीं से बैठकर भी कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हों, चाहे वो फ्रीलांस कंसल्टेंट्स हों, जो जुरिस्डिक्शन एग्नोस्टिक हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठे हैं, कहीं पे भी बैठ के काम करें, वो ऑब्वियसली वहाँ जाके अपना रेजिडेंसी बनाएंगे या टैक्स रेजिडेंसी बनाएंगे जहाँ पर टैक्स सबसे कम हो। और यूएई को वो एक एडवांटेज है। यूएई को ऑब्वियसली उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप्ड सिटी वाइज और भी एडवांटेजेस हैं, बट प्राइमरी फैक्टर फॉर एनीवन शिफ्टिंग द बेस आउटसाइड इंडिया इज टैक्स। देयर, मतलब ऑब्वियसली एटलीस्ट इन द हाई अर्निंग इनकम ब्रैकेट, एंड उसके लिए आई थिंक ज़रूरी है कि देयर शुड बी स्टेप्स जहाँ गवर्नमेंट हाई, जो देखिए टैक्स रेट तो शायद हम इस देश में कम नहीं कर पाएंगे, अभी हम उतनी मैच्योर इकोनॉमी या उतना बड़ा हमारा टैक्स बेस नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजन लेना ही बहुत मुश्किल है। देखिए कैसे, आप ये समझिए आज की डेट में अगर सिर्फ 50 लाख लोग 10 लाख से ज़्यादा रुपए का रिटर्न भरते हैं इस देश में, तो बहुत 130 करोड़ में से बहुत कम लोग हैं। जब हम उस सिचुएशन में पहुँचेंगे जहाँ हम एक मोर मैच्योर एंड डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर 50 करोड़ लोग नहीं, 50 नहीं तो 25 करोड़ लोग 10, 15, 20 लाख से ज़्यादा की इनकम दिखा रहे हैं या लाख 2 लाख रुपए का टैक्स सरकार को दे रहे हैं, वहाँ पर सरकार का टैक्स बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका होगा। उस सिचुएशन में सरकार हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस को नीचे करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आज की डेट में सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा टैक्स से ही आ सकता है। तो वो टैक्स कलेक्ट हो गए, और ऐसा नहीं है कि 40% बड़ा ऑब्नॉक्शियस रेट है। अगर आप किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, यूके में देखेंगे, 30 से 40% टैक्स रेट अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है। द ओनली चैलेंज इस कि यूएस या यूके में जो 30 से 40% टैक्स पे कर रहा है, उसकी बच्चे की स्कूलिंग भी फ्री है, उसका मेडिकल भी फ्री है, और वहाँ पे कंपाइलेशन भी ईजी है, सिंगल टैक्स होता है। आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। देखिए इन सो फार एज कंप्लायंसेस, सिंप्लिसिटी ऑफ कंप्लायंसेस इज कंसर्न, आई वुड से हम लोग
बाकी जगहों से बेटर हैं, इफ़ यू आस्क मी। हम लोग जिस ह्यूज नंबर्स और लेवल्स पे काम कर रहे हैं, जितने रिटर्न्स इंडिया में फाइल होते हैं, हम लोगों का सिस्टम उनसे ज़्यादा रोबस्ट है। हम लोगों के यहाँ ये डेफिनेटली एक चैलेंज है कि जो लेवल ऑफ अवेयरनेस या एजुकेशन है मासेस में, वो लिमिटेड है, इसीलिए उनको डिफ़िकल्ट लगता है। मे भी शायद हमारी डाइवर्सिटी इतनी है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी इतनी है, एजुकेशन लेवल इतना पुअर है कि कोई बिजनेसमैन, देखिए आप छोटे दुकानदार के पर्सपेक्टिव से अगर आप जीएसटी को भी देखेंगे, जीएसटी इज़ अ बून फॉर मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर जीएसटी आने से पहले 9-10 अलग अलग तरह के टैक्सेस के रिटर्न भरते थे हर महीने। एंट्री टैक्स का अलग, ऑक्ट्रॉय का अलग, वैट का अलग, एक्साइज का अलग, सब अलग अलग। तो उनको कितने कंसल्टेंट्स चाहिए थे? अब सिर्फ एक टैक्स है और एक ही रिटर्न है महीने का, मोर और लेस। मतलब अगर आप उसको माने तो प्राइमरी रिटर्न एक ही है। तो इससे जो आम दुकानदार है, एमएसएमई यूज़र को क्या फ़र्क पड़ा? अब आम दुकानदार और एमएसएमई यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो जीएसटी ने उनके जीवन में, मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस जिनसे आप बात करेंगे वो आपको नाखुश ही दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी हमारी कंट्री में आईटी पेनिट्रेशन उतना डीप हुआ नहीं था कि जीएसटी को मैंडेटोरिली कंप्लीटली ऑनलाइन आईटी बेस्ड टेक ड्रिवन सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, अब जब मैंडेटोरिली आईटी बेस्ड टेक ड्रिवन सिस्टम बनता है किसी गांव में, किसी कस्बे में, जहां कोई वकील या सीए बैठा है, उसकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी सिस्टम की बहुत लिमिटेड है, तो गलतियां होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जीएसटी में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि गलतियों को फटाफट सुधारा जा सके। तो वो एनुअल रिटर्न्स हैं, एनुअल रिटर्न्स में आप करेक्शन करते हैं, पर क्योंकि ये एक आईटी ड्रिवन या एआई ड्रिवन मैकेनिज्म है, तो क्या होता है कि आपने एक रिटर्न गलत फाइल किया, अब आप साल के एंड में एनुअल रिटर्न में उसको ठीक करेंगे या करना भूल जाएंगे या करेंगे नहीं करेंगे, पर सिस्टम तो आपका डिफरेंस निकाल देगा और रिटर्न आपको दे देगा डिमांड। और आप अगर छोटे गांव में बैठे हैं, कस्बे में बैठे हैं, आपके पास वो एबिलिटी या स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका कोई कंसल्टेंट है जो आपको उस तरीके से गाइड कर सकता है। सो आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज इन जीएसटी टुडे इज द अनइंटेंडेड अडॉप्शन ऑफ आईटी, जो हर छोटे बड़े व्यापारी को करनी है, और वही चैलेंज है। बाकी उसके अलावा जीएसटी में आज की में 2.0 के बाद स्पेशली, जहाँ टैक्स रेट, क्लासिफिकेशन, मेजर बड़े मुद्दे सब खत्म हो जाने चाहिए। जो मुद्दा बचेगा वो बचेगा कंप्लायंस कॉस्ट का और इनकन्वीनियंस ऑफ कंप्लायंस का, और फेक जो कंप्लायंसेस में गलतियां होगी उसकी वजह से एआई ड्रिवन डिमांड्स का, ये मेजर चैलेंज है। अब एज पर यू जीएसटी में क्या मुश्किल था, ये ट्रांजिशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, ये ट्रांजिशन तो बहुत मुश्किल नहीं था, मैं कहूँगा। इस ट्रांजिशन में भी चैलेंजेस थे, क्योंकि देखिए इस ट्रांजिशन में मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। अब 1 रुपये की एक टॉफ़ी आती है, ठीक है, 1 रुपये की एक टॉफ़ी जिस पे पहले मान लीजिए 18% या 12% जीएसटी था, उसको 5% कर दिया गया। और सरकार ने कहा कि उनकी इंडस्ट्री से ऐसी उम्मीद है कि आप ये जीएसटी का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे। अब मैं 1 रुपये की टॉफ़ी पे 10% कम करके 90 पैसे में कैसे बेचूँ वो टॉफ़ी? ये बिजनेस का एक ट्रांजिशनल चैलेंज है। ऐसी छोटी बड़ी आइटम्स बहुत थी। प्राइमरी चैलेंज ये था, कौन से ऐसे आइटम्स थे? देखिए, आप चॉकलेट्स हैं, फूड रिलेटेड आइटम्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड आइटम्स हैं, बहुत सारी ऐसी फूड, आटा है, बहुत सारी पैक्ड आटा, जो बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जिस पे रेट पिछले जो जीएसटी 1.0 जिसको हम कह सकते हैं और जीएसटी 2.0 में नीचे आया, विद अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट और अ डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि ये बेनिफिट आप कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। अब चैलेंज सिर्फ ये था जो स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में होता है या मार्केट में होता है, क्योंकि जो नया बनेगा उस पर तो नए रेट पे आएगा, नया एमआरपी लगा होगा, कोई चैलेंज ही नहीं है। जो इन ट्रांजिशन स्टॉक था, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस था, चाहे वो प्रोडक्ट स्टॉक्स में थे, उस पे इंडस्ट्री को कंप्लायंस करने में थोड़े से चैलेंजेस आए। बट मैं वो नहीं कहूँगा कि इसका कहीं से कहीं तक भी कंपैरिजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी से किया जा सकता है, क्योंकि इफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज 1000, दिस वाज ओनली 0.5। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस बहुत मेजर चैलेंजेस थे। इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, जहाँ हम इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम से इतने सिंप्लीफाइड सिस्टम में मूव कर रहे थे। उसके ऑब्वियसली व्हेन आई से इतना सिंप्लीफाइड, कंपैरेटिवली इट वाज वेरी सिंप्लीफाइड, चैलेंजेस ऑब्वियसली थे।
गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जीएसटी इज ट्रांसपेरेंट, सिंपलर, पेपरलेस। ग्राउंड रियलिटी में क्या ये सच है? देखिए, जीएसटी इज ट्रांसपेरेंट, seamless, paperless, free flow of credits for all big manufacturers and big companies. As I said, GST is a real boon insofar as all big businessmen are concerned. Insofar as the small traders are concerned, there are challenges. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ये पता नहीं है या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड, गवर्नमेंट ने बोला कि बड़े स्टेट्स में 40 लाख तक और हिली स्टेट्स जैसे अपना उत्तरांचल है या उत्तराखंड है उसमें 20 लाख तक कोई टैक्स पे करना ही नहीं, आप थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, आप एग्जेम्प्ट हैं। सिमिलरली एक कॉम्पोजिशन स्कीम होती है कि 75 लाख तक अगर आप उत्तराखंड में हैं तो आप 1% टैक्स पे करके बिना ज़्यादा कंप्लायंस किए अपना काम कर सकते हैं। क्वार्टरली रिटर्न्स की भी स्कीम है। बट इन सब के बावजूद, जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो डीप रिलायंस ऑन टेक ड्रिवन सिस्टम है वो छोटे व्यापारी को, छोटे व्यापारी के कंसल्टेंट को जिसके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी फेस करने के लिए मजबूर करती है। और उसकी वजह से कई बार जहां पर कोई टैक्स पेबल नहीं भी है, सिर्फ कंप्लायंस की मिस्टेक्स, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लाखों रुपए की डिमांड के नोटिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अगर छोटे व्यापारी से बात करेंगे वो आपको जीएसटी से नाखुश दिखेगा। और सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है इसके लिए। इसका एक ही तरीका है कि जितना जल्दी एआई एडॉप्शन होगा, हमारे नए सॉफ्टवेयर्स जो आज की डेट में आप देखेंगे काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में से सारा डेटा निकाल के 95% रिटर्न तैयार कर देंगे, उन सब से ये सारे इश्यूज कम होंगे। टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स जैसे टैक्स, टेक्टो, टैली, इन्होंने कितना सिंप्लीफाई करा है? देखिए, इन सो फार एज जीएसटी कंप्लायंस इज कंसर्न, वैसे तो जीएसटी का जो अपना पोर्टल है वो भी काफ़ी ट्रैक ड्रिवन है। आज की डेट में आप अपने जो मंथली रिटर्न्स हैं वो ऑटो पॉपुलेट करा सकते हैं। ऑटो पॉपुलेट मतलब उसमें ऑटोमेटिकली परचेज का डेटा, सेल का डेटा, आईटीसी का डेटा आ जाता है। बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कंप्लायंसेस को इजी करने के लिए काम कर रही हैं, चाहे जैसे आपने कहा क्लियर टैक्स है, जोहो है, टेली है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आज की डेट में एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। और सब अपने आप में ठीक है, कोई ऐसी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मेरी नहीं है। पर ऑब्वियसली इन सॉफ्टवेयर्स में एक एडवांटेज जो थोड़ी है कि आप अगर गवर्नमेंट का पोर्टल यूज करते हैं तो गवर्नमेंट के पोर्टल में सिर्फ लिमिटेशन है कि आपको सिर्फ वो ऑटो पॉपुलेट करके डेटा छोड़ देता है, बाकी सब चीजें आपको अपने अकाउंट से खुद देखनी है। एंड देयरफॉर द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क रिमेन्स, व्हेयरएज ऑल दीज टूल्स हेल्प बिजनेसेस टू कंप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट, चाहे वो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करने की बात है, चाहे वो कुछ आईटी से रिवर्सल की बात है, और भी बहुत सारी जो टेक्निकल कंप्लायंस है उसमें ये सब एआई टूल्स हेल्प करते हैं। और डेफिनेटली बिजनेसेस को, स्पेशली बिजनेसेस हु आर इन द ग्रोथ फेज, जो छोटे बिजनेस हैं पर बड़ा बन रहे हैं या बड़ा बनना चाह रहे हैं, उनको दे शुड मूव ऑन टू दिस एआई रिलेटेड टूल टू इंश्योर दैट दे आर अप टू डेट इन कंप्लायंस, दे आर 100% कंप्लायंट। क्योंकि प्राइमरी लिटिगेशन या डिमांड जो जीएसटी में आ रही है वो कंप्लायंस रिलेटेड मिस्टेक्स से ही आ रही है। अभी गवर्नमेंट एआई टूल को फेक बिलिंग को ट्रैक करने के लिए भी यूज करती है, बहुत मेजरली, यस। क्या वो सच में काम करेगा या बस स्टैटिस्टिक्स और डैशबोर्ड के लिए? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का जो अपना रिस्क एनालिसिस टूल है विच इज ऑल्सो यूजिंग एआई इज अ फैबुलस टूल, और गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही ब्रिलियंटली यूज किया है। क्योंकि देखिए क्या है कि आज की डेट में जीएसटी की जिसको हम जीएसटी को ट्रांसपेरेंट क्यों बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट इसलिए बोलते हैं कि पूरा सिस्टम क्लियर है, कौन से गुड्स कहाँ से शुरू हुए, पहली बार किसको बिके, उसके बाद उसने किसको बेचे, वहां से कितनी लेवल ऑफ 8, 10, 20 लेवल ऑफ चेंज यू कैन ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू द टर्नओवर्स ऑफ दीज कंपनीज आर कंसर्न्ड। एंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड, seeing that there was large scale misuse of GST in so far as fake invoicing was concerned, government has very credibly and beautifully used the IT system which they call as risk management tools
टू आइडेंटिफाई दीज ट्रेड्स एंड टू कर्ब दीज ट्रेड्स। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है उनका। अब आप ये कहें कि कितना, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज सक्सेसफुल, मैं ये कहूंगा 2018-19 से आज की डेट में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत लेवल तक जीएसटी फ्रॉड जो था वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है जिस तरह का उस वक्त चल रहा था। बट क्या ह्यूमन माइंड बड़ा इंजीनियस माइंड है, एक तरीका बंद होता है तो दूसरा तरीका ढूंढ ही लेते हैं फ्रॉडस्टर्स। तो ऑब्वियसली उस तरीके का नहीं तो किसी और नए तरीके का फ्रॉड शुरू हो गया है। बट गवर्नमेंट इज नाउ वेरी स्ट्रिक्ट, सिस्टम्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पनिशमेंट्स आर वेरी सीवियर। अभी 2021 में गवर्नमेंट ने एक नई पेनल्टी इंट्रोड्यूस करी जिसको हम लोग सेक्शन 122(1) कैपिटल ए बोलते हैं, कि कोई भी ऐसा आदमी जिसके बिहेस्ट पर फेक इनवॉइसिंग हो रही है या जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको टैक्स के इक्विवेलेंट पेनल्टी देनी है। तो ऑब्वियसली ये सब स्टेप्स आर इन राइट डायरेक्शन और इससे फ्रॉड कम होगा। सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर, मैंने कोई रॉ मटेरियल और पीछे उसने जीएसटी पे नहीं करा, सो जीएसटी की लायबिलिटी तो मेरे पे आ गई, मेरे को देखिए ये जो चैलेंज है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जीएसटी में आज की डेट में। जीएसटी में क्या है कि ऑनेस्ट बायर इज एट द मर्सी ऑफ अ फ्रॉडुलेंट सप्लायर और अ डिफॉल्टिंग सप्लायर, है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने तो भाई आप तो टैक्स डिपार्टमेंट है नहीं, आपके पास तो एबिलिटी है नहीं कि आप जाके उसके सिस्टम में देख लें कि ये कितना रेगुलरली टैक्स जमा करता है। पता चलता है कि उसने तो पे ही नहीं करा। आपने किसी से सामान खरीदा, उसकी पूरी पेमेंट करी, उसको साथ में टैक्स की पेमेंट भी की, उसने 2 महीने 3 महीने तक आपको रेगुलरली सामान दिया, उसके बाद टैक्स जमा कर दिया। पर हालांकि हमारा टैक्स सिस्टम ऐसे ही डिजाइन है कि अगर उसने टैक्स जमा नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको नुकसान हो गया। बट कोर्ट्स जो हैं इस मुद्दे को देख रहे हैं। इनफैक्ट वैट रिजीम में भी सिमिलर सिचुएशन थी, एटलीस्ट दिल्ली वैट के अंदर, और एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का अराइज इंडिया के नाम से, जहां उन्होंने कहा अ बोनाफिडे बायर कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर नॉन कंप्लायंस बाय अ सप्लायर। स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर में करेक्ट देखिए स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, बट जो जीएसटी जैसे डिजाइंड है उसमें वो अभी इन सो फार एज एटलीस्ट दीज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड वो नहीं एड्रेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट से रेगुलरली ये रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई देखिए मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है कि मैं या तो उसके घर जाके पुलिस लेके अपने पैसे वापस ले सकूं या उसको प्रेशर करके टैक्स जमा करा सकता हूं। आपके पास है इन्फोर्समेंट सिस्टम, पनिशमेंट मुझे क्यों मिले? या तो आप सिस्टम ऐसा डिवाइस कराइए कि आप क्रेडिट ले लीजिए, वो क्रेडिट आप अपने सामान के पैसे दे दीजिए, बेस प्राइस उसको पे कर दीजिए, वो टैक्स जमा कर दे, फिर आप उसको टैक्स के पैसे दीजिए। ऐसा सिस्टम भी हमने डिजाइन नहीं किया। वो उसमें बिजनेस प्रैक्टिकलिटी प्लस नुआंसेस देखते हुए वो इतना आसान सॉल्यूशन नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कोर्ट्स विल एट द एंड, सरकार नियम बदले ना बदले बदलना चाहिए। मेरी तो अगर रिक्वेस्ट यही होगी, अगर सुन रही हो सरकार, तो इट इज टाइम दैट वी चेंज दिस कंडीशन अंडर सेक्शन 16 वेयर योर क्रेडिट एलिजिबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑफ कंप्लायंस बाय अ थर्ड पर्सन ऑन हुम यू हैव नो कंट्रोल, राइट। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए कुछ और सिस्टम निकलिए। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव पेड द टैक्स टू हिम। अगर आपने उसको टैक्स पे कर दिया है, सरकार के पास है मशीनरी उससे रिकवर करने की। अगर आप उसकी पनिशमेंट बिजनेसमैन, स्पेशली छोटे बिजनेसमैन को तो बिल्कुल नहीं दे सकते। बहुत रेगुलरली होते हैं, हम रेगुलरली ये सिचुएशन फेस करते हैं जहां पर बिजनेसमैन इस प्रॉब्लम के साथ आता है कि उसने मार्केट में सामान खरीदा, उसने सामान के लिए जो कॉमन सेलर्स हैं या एजेंट्स हैं उनको बोला कि हमें सामान चाहिए, गाड़ी आई, सामान आया, सामान के साथ इनवॉइस आया, इनवॉइस जिस पार्टी के नाम का आया उस पार्टी के बैंक अकाउंट में पेमेंट हुई। अब 6 महीने बाद जीएसटी वाला कह रहा है ये तो फेक फॉर्म थी, नॉन एग्जिस्टेंट फॉर्म थी, या ये फॉर्म बंद हो गई। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इससे हमारे अभी से पहले गवाही साहब से पहले वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस खन्ना, उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा कि ये सिस्टम ही गड़बड़ है और आपको कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बिजनेस कैसे होता है। मार्केट में बिजनेस, अगर मुझे आज कॉपर खरीदना है तो मैं कॉपर के दुकानदार के पास शायद नहीं जाऊंगा। कॉपर बेचने के लिए 4 एजेंट है मार्केट में, मैं उनको फोन करूंगा कि मुझे इतने
टन माल चाहिए, वो कहाँ से किस फॉर्म से भिजवा रहे हैं, वो मुझे जिस रेट पे चाहिए उतने पे मिलना चाहिए। अब वो फॉर्म अगर नॉन कंप्लायंट निकल आती है, नॉन एग्जिस्टेंट निकल आती है, उसकी पनिशमेंट मुझे नहीं मिलनी चाहिए, अगर सो लॉन्ग एज आप मैं दिखा रहा हूं कि मैंने अपने बैंक से उसको टैक्स की पेमेंट करी है। बट उम्मीद है कि इन टाइम्स टू कम देयर वुड बी अ चेंज एंड गवर्नमेंट वुड बिकम मोर सेंसिटिव। इफ द गवर्नमेंट विल नॉट बिकम मोर सेंसिटिव, डेफिनेटली कोर्ट्स आर ऑन साइड ऑफ ऑल बोना फिडे बायर्स। ऑब्वियसली कोर्ट्स आर वेरी क्लियर दैट जहां पर टैक्स फ्रॉड हो रहा है, फेक इनवॉइसिंग हो रही है, वहां कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर जहां क्लियर है रिकॉर्ड से कि बोनाफिडे बायर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, कोर्ट्स आर हेल्पिंग द टैक्स पेयर्स। एक और मैं आपको क्वेरी, जीएसटी 2.0 स्लैब्स के चेंजेस के अलावा इज देयर एनी मेजर चेंज? देखिए, मेजरली तो जीएसटी 2.0 इज रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स, पर इसके अलावा और बहुत सारे 56 मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस हुए। कॉमन मैन नोस के बस हाँ, प्राइमरली टैक्स रेट के बारे में ही डिस्कशन हुआ, पर इसके अलावा ऑटोमेशन ऑफ आवर रिटर्न्स, एआई ड्रिवन ऑडिट्स, वेरियस क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज जो डिस्प्यूटेड टैक्स इश्यूज थे, रिमूवल ऑफ वेरी कंटेंशियस इंटरमीडियरी रिलेटेड प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। बट आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो दो चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो टैक्स रेट जो रैशनलाइज हुआ, दूसरा जो वी हैव मूव्ड इन द डेवलपमेंटल फेज ऑफ ऑटोमेशन इन रिटर्न फाइलिंग। एब्सोल्युटली, मतलब सब सिस्टम अपने यहाँ भी कर देगा, आप सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसके अलावा सब कुछ सिस्टम करेगा। उसी से आपका GSTR 1 बनेगा, उसी और आपके सप्लायर्स के इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस के बेसिस पे आपका GSTR 2 A2B बनेगा, और उसके बेसिस पे ही ऑटोमेटिकली आपका GSTR 3 भी बनेगा जो आपका रिटर्न है, और आपको सब कुछ पका पकाया मिलेगा। आपको सिर्फ एक नजर मारनी है और कोई ट्रांजैक्शन अगर छूट रही है उसको डाल के अपना रिटर्न फाइल करना है। एक डिजिटलाइज सिस्टम होने के बाद भी लाखों करोड़ों की चोरी पकड़ी जाती है जीएसटी में। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इन सो फार एज टैक्स चोरी इज कंसर्न्ड, सिस्टम एक ऐसा जरिया है जो टैक्स चोरी अलाउ करता है, इसलिए क्योंकि टैक्स चोरी हो सकती है इसलिए टैक्स चोरी होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि सिस्टम को आप पर से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। आई थिंक ग्रीड ऑफ द डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी लाखों देखिए वही है कि ग्रीड जो है ना आदमी की, दैट इज द प्राइमरी रीजन। अब टैक्स चोरी को आप ना 2-3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो है जो जीएसटी में सबसे मेजर इशू है वो है फेक इनवॉइसिंग का इशू। फेक इनवॉइसिंग के इशू को भी 2-3 अलग अलग ब्रैकेट्स में बांटा जाता है। 2 ब्रॉड कैटेगरीज के हैं जहां पर ब्लेटेंट फेक इनवॉइसिंग है, उस फेक इनवॉइसिंग के बेसिस पर एक्सपोर्ट्स होते हैं और एक्सपोर्ट्स का रिफंड ले लिया जाता है, तो वो कंप्लीट टैक्स चोरी है। और जो आप सही कह रहे हैं, इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, शायद वो लैक्स ऑफ करोड़ में भी टच कर रहा हो ऑन एन एनुअल बेसिस। वो एक मेजर इशू है, वो प्योर कंप्लीट टैक्स चोरी है जिसको गवर्नमेंट बहुत सख्ती से डील भी कर रही है, पनिशेबल ऑफेंस है, इतने DGGI बहुत अरेस्ट भी करती है। बट ग्रीड ऐसी चीज़ है कि लोग फिर भी मानते नहीं हैं। लोग कोई ना कोई नया रास्ता निकालते हैं, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट निकालते हैं, कोई ना कोई नई इंडस्ट्री निकालते हैं। दूसरी जिसको टैक्स चोरीज के डेटा में जो आपको दिखेगा वो कैटेगरी है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, जहां पर खरीदने वाला तो जेन्युइनली सामान खरीद रहा है, टैक्स भी उसके ऊपर पे कर रहा है, बेचने वाला उस सामान का इनवॉइस किसी और के नाम से फॉर्म बनाकर बिल रेस करके दे रहा है। वहां जो टैक्स चोरी है उसकी पनिशमेंट जो मिल रही है और जो डेटा आ रहा है वो उसको मिल रही है जो जेन्युइनली रोज काम करने के लिए मार्केट में बैठा है। तो पता ही नहीं उसकी जिसको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है, जिसको 1 साल बाद झटका लगता है कि उसके ITC ब्लॉक करने के लिए आते हैं, क्योंकि जिन्होंने माल बेचा था वो तो गायब हो चुके हैं। तो obviously the data and the news that we hear in the newspapers or other channels with respect to tax evasion or tax fraud related to fake invoicing is concerned, it is a serious issue, पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सुनना चाहिए। वन ऑब्वियसली इज जहाँ पर जेन्युइन टैक्स चोरी हो रही है, और सेकंड इज जहाँ ये इशू है जिसके लिए गवर्नमेंट को कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। एक कॉमन मैन इफेक्ट हो जाता है ना, जिस बेचारे ने तो कुछ करा ही नहीं है। करेक्ट। और वो कॉमन मैन यूजुअली बड़े लिमिटेड मीन्स का छोटा व्यापारी होता है। आखिरकार में आके तो
वहीं चैलेंज आता है। कोई ऐसा प्रिकॉशनरी स्टेप, कुछ ऐसा कुछ कि देखिए, प्रिकॉशनरी स्टेप ऑब्वियसली देयर आर फ्यू थिंग्स। अगर आप किसी नए व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं तो आप उसका जीएसटी वेरीफाई कीजिए। ऑनलाइन जीएसटी वेरीफाई करने का सिस्टम है, उससे जीएसटी नंबर लेके ऑनलाइन जीएसटी वेरीफाई कीजिए। जीएसटी जब वेरीफाई करने आप जाएंगे तो वो बताएगा आपको कि वो कितनी पुरानी फर्म है, कितने उसकी रिटर्न फाइलिंग की कंप्लायंस क्या है, कितने समय से रिटर्न फाइल कर रहा है। आप ऑब्वियसली आपको वो डेटा नहीं दिखाएगा कितने की रिटर्न फाइल कर रहा है, पर वो आपको ये दिखाएगा कि दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने की रिटर्न्स फाइल हो रखी हैं। उतना बेसिक केवाईसी तो करिए, क्योंकि अगर बहुत ही नई फर्म है और आप किसी बहुत पुराने व्यापारी से सामान खरीद रहे हैं जो मार्केट में बैठा है, पर वो किसी बहुत नई फर्म से, किसी बहुत नए नाम की फर्म से इनवॉइस आपको दे रहा है, तो आप कम से कम एक रेड फ्लैग तो उसको ले सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्यों आपको इनवॉइस वहाँ से क्यों मिल रहा है। और अगर आपको ऐसी किसी नई या अननोन फर्म से इनवॉइस मिल रहा है तो आप उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगिए। केवाईसी डॉक्यूमेंट मांग के आप अपने पास रखिए। इंश्योर करिए कि आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट सिर्फ उसी फर्म को करें जिस फर्म ने आपको इनवॉइस रेज किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा सामान रिसीव करने का प्रूफ आप क्या रख सकते हैं, क्योंकि जब जीएसटी अथॉरिटीज़ आपके पास आती हैं तो वो पूछती हैं हम तो ये मानेंगे कि आपको सिर्फ इनवॉइस मिला, गुड्स कभी मिले ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल का सीसीटीवी फुटेज अपने पास संभाल के रख सकते हैं, पर आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई डाइसी फर्म दिख रही है या आपको इनवॉइस किसी बिल्कुल नई फर्म से मिल रहा है, उसका सामान जब आ रहा है आप कोशिश करें जो भी उसका प्रूफ रख सकते हो, जिस गाड़ी से वो सामान आया उस गाड़ी की आरसी, उस गाड़ी का कोई प्रूफ, फोटोग्राफ, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उस केस में आप प्रिकॉशन लें। न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में हम आम सुनते हैं जीएसटी की रेट बढ़ गई जी, ये क्यों होती है? देखिए, जीएसटी की जो गवर्नमेंट, ऑब्वियसली जीएसटी अथॉरिटीज़ के पास सर्च और सीजर के सब कुछ बहुत सारे राइट्स हैं। यूजुअली डेटा एनालिटिक्स बेस्ड इन्वेस्टिगेशन और सर्च होती है। जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, वो अपने एआई ड्रिवन डेटा और टूल्स को यूज़ करके आइडेंटिफाई करती है ऐसे टैक्स पेयर्स जहाँ पर ट्रांजैक्शनल या तो नॉर्मल नहीं लग रही हैं, यहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू अंडर वैल्यूएशन और नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी। यूजुअली उसी केस में होती है। आप देखेंगे कि 99% केसेस में जहाँ डीजीजीआई जाती है वहाँ कोई मेजर इशू होता ही है। एक पुराने समय में ज़रूर एक इशू होता था कि डीजीजीआई या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ जहाँ पर इंटरप्रिटेशनल इशू होते थे वहाँ भी चली जाती थी कि कोई जेन्युइन इशू है कि ये आइटम आइसक्रीम क्वालिफाई होगी या मिल्क प्रोडक्ट क्वालिफाई होगा, और पता लगा 3 दिन डीजीजीआई रेड कर रही है और प्रेशर कर रही है और पैसे जमा कराने के लिए बढ़ रही है। अब हालांकि इन रिसेंट पास्ट थिंग्स हैव चेंज्ड। कोअर्सिव इन्वेस्टिगेटिव एक्शन यूजुअली जहां पर मेजर टैक्स चोरी, फेक इनवॉइसिंग टाइप के केसेस हैं वहीं हो रही है। इंटरप्रिटेशनल इश्यूज में कोअर्सिव इन्वेस्टिगेशंस अभी भी होती हैं, पर उस तरीके के रेड्स या सर्चेस नहीं होती। कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा या फिर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, उनके जीएसटी सिस्टम्स बहुत स्मूथ चल रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्लैब है। हमें उन देशों से क्या सीखने को मिलता है? हमारी कंट्री ने क्या देखिए, अडैप्ट एक तो करा? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे मॉडल्स हमने उस वक्त कंसिडर करे 2017 में जब हम जीएसटी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ऑब्वियसली ये सब मैच्योर सिस्टम है। अपने इनको कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह पे तो 10-10, 20-20 साल हो चुके हैं जहाँ पर ये टैक्स सिस्टम ऑलरेडी रोबस्ट हो चुके हैं। हम अगर आप देखें आज की डेट में भी जीएसटी हमारा छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा, राइट। तो समय लगता है सिस्टम को रोबस्ट बनने में। बहुत कुछ सीखने को है और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं सीखते हैं। बहुत कुछ हम इंस्पिरेशन लेते हैं इन लॉ से। एज अ लॉयर ऑल्सो, जब हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसके बारे में कोई इंडिया में जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, हम जाके कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के केसेस देखते हैं कि वहाँ कोर्ट्स ने इसको कैसे समझा। सिमिलरली अथॉरिटीज़ भी देखती हैं कि वहाँ पर क्या ट्रेंड है। सीखने को बहुत कुछ है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी इंडिया की है या इंडियन टैक्स सिस्टम की है, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल, द वे दैट वी आर पॉलिटिकली बिल्ट, द वे वी आर जोग्राफिकली बिल्ट, सोशली बिल्ट, वो बहुत यूनिक है। इसलिए जीएसटी भी अपने आप में यूनिक है। विद ऑल दोज यूनिकनेस आई वुड से जीएसटी इज वे मोर रोबस्ट देन एनी ऑफ दोज कंट्रीज। उन सब के सामने ऐसे चैलेंजेस थे नहीं जो हमारे सामने थे,
और 8 साल में हमने बहुत प्रोग्रेस करी है। बहुत ज़्यादा टीथिंग ट्रबल्स थी, बट especially after GST 2.0, I think we are moving in the right direction, and we are towards the direction where GST would become seamless, automated, not only for big businesses but for all small businesses also. वन चेंज जो आप सजेस्ट करेंगे ताकि जीएसटी वुड वर्क बेटर फॉर आवर नेशन? देखिए, मोस्ट क्रिटिकल चेंज जो मुझे लगता है इज़ नीडेड एज अ टैक्स पॉलिसीज, कि आज की डेट में जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनका माइंडसेट ये है कि हर टैक्स पेयर चोर है। देर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट। I think that is the most critical and basic change that needs to come, where tax officer treats businessmen as a partner with them, where the first approach is कि हाँ टैक्स सही ही पे किया होगा, गलती हो गई तो देख लेते हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में अगर आपको इनकम कोई भी टैक्स ऑफिसर बुलाता भी है तो अप्रोच इसकी टैक्स चोरी तो की ही होगी, अब ढूंढ लेते हैं उसको। सो दैट अप्रोच नीड्स टू चेंज वेरी क्रिटिकली. And if one more change I can suggest obviously is finding ways to make GST even more simpler for businesses which are less than 15 crores of turnover. क्या क्या चेंजेस ऐसे हो सकते हैं? देखिए, कंप्लायंस रिलेटेड चेंजेस ही ऐसे हो सकते हैं कि हम क्वार्टरली रिटर्न का जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दें, सबके लिए मंथली रिटर्न्स ना रखें। ये जो कंप्लायंसेस दूसरे के GSTR 3B में टैक्स जमा हो गया है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, ये सब चीज़ें कंप्लायंस कम कर सकते हैं। वो उतना आसान नहीं है, बट आई एम श्योर दैट गवर्नमेंट विल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग GST सिंपलर फॉर स्मॉलर बिजनेसेस। आपके हिसाब से जीएसटी का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो एक आम इंसान समझता है? देखिए, इन सो फार एज मिथ इज कंसर्न, आई वुड से GST में सबसे बड़ा मिथ आज की डेट में, अगर मैं फ्रॉम स्मॉलर बिजनेसेस पर्सपेक्टिव बोलूं तो ये है कि एक ऐसा बिलीफ है कि हो जाएगा, संभाल लेंगे, अभी गलती हो भी गई, ऊपर नीचे हो भी गया तो बाद में संभाल लेंगे, असेसमेंट के टाइम पे संभल जाएगा, जब अपील में जाएगा तब संभल जाएगा। बट GST इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन सिस्टम। अगर आपने एक बार गलती कर दी है और आप उस गलती को ठीक करने के लिए जो स्टेप्स लॉ में हैं वो नहीं ले रहे हैं तो कभी नहीं संभलेगा, किसी भी लेवल पर नहीं संभलेगा। कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो सिस्टम को बाईपास करके अनदेखा कर देगा या डिस्क्रिशन यूज़ करके आपकी डिमांड कम कर देगा। तो कंप्लायंस इज़ वेरी क्रिटिकल, और कंप्लायंस पे ध्यान देना, इन्वेस्ट करना बहुत क्रिटिकल। And in one line define GST, which is? देखिए, GST को लोग बहुत अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। मैं बड़ा कॉमनली बोलता हूँ GST इज़ अ ग्रोथ ओरिएंटेड सिस्टम ड्रिवन टैक्स। अगर आप ये समझ लें, अगर आप इफ़ यू वांट योर बिजनेस टू ग्रो एंड यू आर विलिंग टू अडॉप्ट टू द सिस्टम, इट इज़ अ वेरी गुड टैक्स। So growth oriented system driven tax is my definition of GST. I hope हमारी कंट्री इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए सारे चेंज। डेफिनेटली हम लोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट है, और ऐसी बात नहीं है कि हम कहीं पीछे हैं। हम चैलेंजेस ज़रूर हैं, और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस GST में आए जब हमने 2017 में इम्प्लीमेंट किया, 18 में, 2020 में जब कोविड आया। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दोज चैलेंजेस वी आर on the way to become a robust system. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड मे बी एज अ क्लोजिंग रिमार्क आई वुड से, 2017 में GST आया था, कोई ज़रूरत नहीं थी 2025 में हम सब कुछ दोबारा बदलें, सारे टैक्स रेट बदलें, सबकी क्लासिफिकेशन देखें। द फैक्ट दैट गवर्नमेंट टुक द पेन ऑफ गोइंग थ्रू दैट रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज आफ्टर 8 years shows that there is intention to ensure that it becomes a successful tax. Whatever is necessary, whatever has been necessary from at different point in time has been done, and that is commendable. The session with you was so insightful. Thank you for giving your valuable time. Thank you so much for having me on the show. I am grateful that you called me, and I wish you the best. Thank you so much. अगर आपको ये शो वैल्यूएबल लगा
प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर विद समवन जिसको इसकी ज़रूरत है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस. थैंक यू सो मच.